हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज अपना क्लास बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित जो भी कंसेप्ट थे उसकी चर्चा विस्तार से कर रखी है। साथ ही 11 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने हल किया था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है मेनली संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें दो बातें हम सभी को ध्यान में रखनी है। उसमें पहला बात है किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 होना और किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होना। आइए देखते हैं पुनः एक बार उस कंसेप्ट को। प्यारे बच्चों, इसमें दो बातें हैं, एक इकाई स्थान पर 0 और दूसरा कंसेप्ट हमने देखा है इकाई स्थान पर 5। प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि इकाई स्थान पर 0 होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों चाहिए। यानी जो संख्या हमें दी गई रहेगी उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों चाहिए। इसके अलावे कुछ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन इकाई अंक पर यदि हमको 0 चाहिए तो 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंडन में मस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इकाई स्थान पर 5 इकाई स्थान पर होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 चाहिए, लेकिन 2 नहीं चाहिए, क्योंकि यदि 5 के साथ 2 आता है तो फिर इकाई अंक 0 हो जाता है। इसलिए 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 5 चाहिए, 2 नहीं। 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंडन में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर का सवाल इकाई अंक 5 से संबंधित है। 4 भी सेम सवाल है इसी टाइप का, और 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 इन सभी में इकाई स्थान पर हमें 5 दिखाना है। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर का सवाल कहता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 की घात n का इकाई अंक 5 हो सकता है, जांच करना है। तो सबसे पहले माना कि जो संख्या दिया है उसको हम a मानते हैं। वो दिया है 24 की घात n, जहां n बोलता है नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। यदि हम इसमें n = 1 रखें तो a हमारा हो जाएगा 24 की घात 1, यानी 24। इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 की पावर 3 और इंटू ये हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 8 या 24 ये हो जाएगा। n बराबर अगर 2 रखें तो ये हो जाएगा a की पावर 24 की घात 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यानी हो जाएगा 2 की पावर 3 दूना 6 और इंटू 3 की पावर 2। n बराबर अगर 3 रखें तो a = हो जाएगा 24 की पावर 3, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात
यहाँ 3 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3। इसी प्रकार से अगर n रख लें तो a हमारा हो जाएगा 24 की घात n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 का होल पावर n। यानी n का अलग अलग मान नेचुरल नंबर से देने पर पावर इसके बदल रहे हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडन में मात्र 2 और 3 है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। चूंकि इकाई अंक 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में पाँच हो लेकिन 2 नहीं। चूंकि a बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की पावर n अद्वितीय गुणनखंड है। चूंकि गुणनखंडन में दो उपस्थित है, इसलिए इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। बस इतनी बातें करनी है। सबसे पहले बता रखा है इकाई अंक 5 तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंडन में 5 निश्चित रूप से चाहिए और 2 नहीं चाहिए। यहाँ चूंकि अभाज्य गुणनखंडन इसका अद्वितीय है, जिसमें 2 और 3 आया हुआ है, इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। आइए देखते हैं सिमिलर टाइप का सवाल है 4 नंबर, जिसमें भी इकाई अंक 5 कहता है। तो देखें पहले 4 नंबर। 4 नंबर में है जांच करें कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 8 की पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है, ये जांचना है। यानी a दिया हुआ है हमको 8 की घात n, जहाँ n अपना है नेचुरल नंबर। अब n अगर हम 1 रखें तो यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 1, यानी ये हो जाएगा 8 2 की पावर 3। n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2, ये हो जाएगा 8 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 पर पावर 2 यानी 2 की पावर 6। n बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 की पावर 3 यानी 2 की पावर 9। इस प्रकार से अगर n रख लें तो a हो जाएगा 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा n। क्लियरली समझें, यहाँ 8 के जो अभाज्य गुणनखंडन है ये 8 की घात n का, उसमें सिर्फ 2 आ रहा है। इकाई अंक 5 होने के लिए एक तो अभाज्य गुणनखंडन में 5 निश्चित चाहिए लेकिन 2 नहीं चाहिए। यहाँ 2 आ रहा है, इसलिए 5 आता तो भी इकाई अंक इसका 5 नहीं होता। अतः हम सीधे कहेंगे इसमें कि चूंकि अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 है और 2 का आना ये दर्शाता है कि इकाई अंक इसका 5 नहीं हो सकता है। यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, इकाई अंक 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 5 हो लेकिन 2 नहीं। अभाज्य गुणनखंडन में मात्र 2 आ रहा है और 2 का आना यह दर्शाता है कि इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। यानी ये जो संख्या है अपना, इसके इकाई अंक पर 5 नहीं आ सकता है। बस 6 में कहता है जांच करें कि कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 7 की पावर n है। यानी यहाँ 7 की पावर n दिया है, n बराबर 1 रखेंगे तो ये 7 होगा, बराबर ये 7। n बराबर 2 रखेंगे तो 7 की पावर 2, n बराबर 3 रखेंगे 7 की पावर 3,
n बराबर n रखेंगे 7 की पावर n, यानी क्लियरली समझे यहाँ 7 अभाज्य संख्या है। अब 7 की पावर n में n के मान अलग अलग रखने पर, यानी नेचुरल नंबर से n के मान देने पर पावर बदल रहा है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडन में मात्र 7 ही आ रहा है। 5 इकाई अंक पर होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 5 होने चाहिए और 2 नहीं, तो इसका गुणनखंड ये जो अपना है 7 की पावर n अद्वितीय गुणनखंड है। 5 a बराबर 7 की पावर n का गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इकाई अंक 5 नहीं होगा। तीसरा नंबर का सवाल कहता है जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू n के लिए 21 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, यानी इकाई अंक पर हमको शून्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले माना कि अपना संख्या जो दिया हुआ है a इज इक्वल टू 21 की पावर n, जहां n नेचुरल नंबर से है और नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 ये है। 21 का अगर अभाज्य गुणनखंडन हम करें तो ये हो जाएगा 3 सते 21 की पावर n। n का मान अगर नेचुरल नंबर से 1 रखें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7 की पावर 1, यानी 3 इंटू 7। n बराबर यदि 2 रखें, n बराबर 2 डालेंगे तो पावर में वृद्धि होगी, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 की पावर 7 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। यही तो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम पढ़ रखा है एक ए बी की पावर अगर n हो तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हो जाता है। n बराबर अगर 3 रखें तो ये हो जाएगा a बराबर 3 इंटू 7 की पावर 3, यानी 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 3। n ही रख दें अगर तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 7 की पावर n, जहां 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। चूंकि इकाई अंक शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में दो और 5 दोनों होने चाहिए। जैसा हम चर्चा कर रखा है कि अगर संख्या के इकाई अंक पर शून्य होगा तब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 निश्चित रूप से आएंगे। अब चूंकि a इज इक्वल टू 3 की घात n इंटू 7 की घात n बराबर 21 की पावर n का गुणनखंड अद्वितीय है, ये जो गुणनखंडन है 21 की घात n का अद्वितीय है, इसलिए 2 और 5 तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है। चूंकि a इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 7 की पावर n अद्वितीय गुणनखंडन है, इसलिए 2 और 5 a का गुणनखंड नहीं होगा। जब 2 और 5 a का गुणनखंड नहीं होगा तो क्लियरली इकाई अंक शून्य नहीं होगा, अतः इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच करें कि 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी संख्या अपना है 4 की पावर n, नेचुरल नंबर से n है, नेचुरल नंबर ये है, इसका गुणनखंड जो होगा 4 का ये होगा
2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 और इस पर पावर है अपना n, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। n बराबर 1 रखें तो a हो जाएगा 2 की पावर 2। n बराबर 2 रखें यहाँ तो a हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4। n बराबर 3 रखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6। n रखें तो a हो जाएगा 2 की पावर 2n, जहाँ 2 अभाज्य संख्या है। इकाई अंक शून्य होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। चूंकि a बराबर 2 की पावर 2n अद्वितीय गुणनखंडन है, इसलिए 5 a का गुणनखंड नहीं होगा। अब 5 जब नहीं होगा, क्योंकि शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर में कुल 3 क्वेश्चन हैं जिसमें प्रत्येक को हमें भाज्य संख्या दिखाना है। बता रखा है भाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसको 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकें। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। 12 नंबर का पहला सवाल है 7 गुने 11 इंटू 13 और प्लस 17। दूसरा नंबर का सवाल है 5 इंटू 7 इंटू 13 और प्लस 5। यहाँ एक बात गौर करना है बच्चों कि ये जो सवाल अपना है इसको हमको दिखाना है भाज्य संख्या। सवाल का जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ इन तीनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ हम 13 करके इसको बनाते हैं। बता रखा है सबसे पहले हल करने में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन करने से अपना काम आसान हो जाता है, इसलिए 13 को इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ रह गया 1, ये हो जाएगा 13। 13 को कुछ करना नहीं है, गुना नहीं करेंगे, चूंकि हमको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इसको व्यक्त कर देंगे तो पता चल जाएगा ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो 13 है, यहाँ से 11 7 77 और 1 ये हो जाएगा 78। यहाँ ये 13 हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 छक 78 यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 की पावर 2 गुने 3। तो चूंकि इसमें जो ये जो संख्या हमको दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 3 और 13 आया है, यानी जहां 2 3 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए दत्त संख्या भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये जो संख्या दिया हुआ था इसको हमने ला दिया है 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यहाँ भी देखें सेम काम है, यहाँ भी बताया था ये तीनों में से कोई, यहाँ देखें तीनों में से एक 5 ये आया है इधर, यही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से 5 बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू 13 और यहाँ रह गया 1, यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 63 91 और 1 92, यहाँ से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 और 23 23 चौक 92, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 23। यहाँ समझें 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। जहाँ 2 5 और 23 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए दत्त संख्या भाज्य संख्या है। तीसरा कहता है 5 गुने 7
गुने 11 गुने 13 और प्लस 55, ये है। इसे भी दिखाना है भाज्य संख्या। सिमिलर वर्क इसमें भी करना है हमको। सबसे पहले 5 × 7 × 11 और इंटू 13 और इसको लिखेंगे 5 × 11। यहाँ से 5 गुने 11 इसमें कॉमन है, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा 13 और 7, ये हो जाएगा 91 और प्लस यहाँ रह गया 1 बराबर यहाँ से 5 गुने 11 और ये हो गया 92, यानी 2 की घात 2 दूनी 4 × 23, 23 चौक 92 होता है। ये हो गया 2 की पावर 2 × 5 × 11 और इंटू 23, जहाँ 2, 5, 11, 23 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों ध्यान दें, इसमें जो अभाज्य गुणनखंडन इसका आया है उसमें 2 है, 5 है, 11 है और 23 है, और ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो लिख देना है यहाँ, अतः दत्त संख्या भाज्य संख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 टाइप 3 का सवाल है। बच्चों इसमें ध्यान दें, जो एक्सरसाइज अपना चल रहा है 1.2, इसमें मुख्य कार्य हमारा था एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और किसी संख्या को भाज्य संख्या दिखाना, जिसमें हम एक ही कंसेप्ट का उपयोग किया है और वो है अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन से यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकाला और प्लस किसी संख्या को हमने भाज्य संख्या दिखाने में उस कंसेप्ट का उपयोग किया है। अब जो सवाल अपना है 13, 14, 15, तो इसमें सबसे पहले 13 नंबर का सवाल देखें। 13 नंबर में कहता है 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, यानी मापन दंड की लंबाई दिया हुआ है कि लंबाई अपने पास है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। कहता है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। क्लियरली प्रश्न को पढ़ने से ये बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, चूँकि एलसीएम से ही इन तीनों में भाग लगेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन से, यानी 64 का अभाज्य गुणनखंडन अगर करेंगे तो 2 की घात 6 होता है। इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 16 × 5 80, यानी 2 की घात 4 × 5। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 6 = 96, यानी 32 × 3 = 96, यानी 2 की घात 5 और इंटू 3। यहाँ एलसीएम अगर इसका हम निकालें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन से जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन आता है उसमें सबसे बड़ा पावर वाला लेते हैं, जो मिलता है इसमें। जैसे 2 इसमें मिल रहा है और 2 का बड़ा घात यहाँ है 2 की पावर 6, इसे लेंगे और बाकी जो नहीं मिला है सबको लेना है तो 3 लेंगे और 5 लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये 64 और इंटू ये हो जाएगा 15, यानी 64 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 6 15 छक्का 90 और 6 93, यानी 960 सेंटीमीटर न्यूनतम लंबाई की कपड़े होनी चाहिए, जिसको तीनों में से कोई एक पूरा पूर्णांक में माप सकता है, यानी इसमें तीनों का भाग लगेगा। क्योंकि जो एलसीएम आता है उसमें दी गई संख्या से ही पूरा भाग लगता है। तो लिखा हुआ जो है उसको गौर से पढ़ें और तब प्रश्न को हल करें, सारे सवाल इसमें बनने वाले हैं। 14 नंबर का सवाल देखें। 14 में कहता है 3 पात्रों में, मतलब अपने पास 3 पात्र हैं 27 लीटर का, 3 पात्र अपने पास हैं, एक है 27 लीटर का, दूसरा है 36 लीटर का
और तीसरा है 72 लीटर का। ये कहता है कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। यहाँ देखें, ये कह रहा है कौन सबसे बड़ी माप, तो ये क्लियरली महत्तम की ओर इशारा कर रहा है HCF की तरफ, क्योंकि जो HCF आता है उसी से दी गई संख्या में भाग लगता है। तो यहाँ इसका HCF निकालेंगे बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 27 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 36 का करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 72 का करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, ये हो जाएगा। अब इसका हमको HCF चाहिए, 3 तीनों में आ रहा है, तो 3 का न्यूनतम पावर 3 की घात 2 आ रहा है, यानी 9 लीटर का जो बर्तन होगा वो तीनों बर्तन के दूध को पूरा पूरा माप देगा। आइए देखें लास्ट क्वेश्चन, कहता है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, यानी यहाँ मिश्रण का परिमाण दिया हुआ है। 15 नंबर का सवाल, एक है 403 kg, दूसरा है 434 kg और तीसरा है 465 kg। प्रश्न बोलता है कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को, यानी यहाँ भी हमको HCF ही निकालना है। वो कह दिया है कौन सबसे बड़ी माप, लिखा हुआ को गौर से पढ़ें, उसको एनालाइज करें, तब हिसाब बनाएं। अब बारी बारी से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 403 है, इसको लगाएंगे 13 बार में, 13 तिया 39 और 1 बचेगा तो 13 यानी 1, यानी ये हो जाएगा 13 गुना 31। 434 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 बार लगाएंगे 2 और ये हो जाएगा 17। यहाँ लगेगा इस 7 से, फिर 7 या 21 7 एकम 7, यानी ये हो गया 2 गुने 7 और गुने 31। फिर 465 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 11 4 15, 3 से लगेगा ये 15 तिया 45 और 5 तिया 15, फिर 5 से लगाएंगे 3 पचे 15 और 31, ये हो जाएगा 3 गुने 5 और गुने 31, यानी इसका HCF आ रहा है 31 kg इसका HCF आया है, और यही इन तीनों को पूरा पूरा माप सकता है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट। बच्चों, आशा है जो अपना क्लास आज का था वो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट को हमने पहले ही क्लियर कर रखा था। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।